नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में गन्ना किसानों और किसानों के विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा, पहले की सरकारों ने गन्ना किसानों को हमेशा किया अनदेखा, जबकि भाजपा ने गन्ना किसानों को उनकी फसल का सही समय पर सही मूल्य दिलवाया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने झारखंड के चाईबासा में 3 दिवसीय डेयरी मेला एवं कृषि प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। सरकार का डेयरी विज्ञान की नवीनतम तकनीकों को किसानों तक पहुंचाने का प्रयास। देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले किसानों के प्रति किया आभार व्यक्त। पीएम फसल बीमा और पीएम किसान समृद्धि का लाभ उठाने का किया आग्रह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में एक दशक में करीब 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी की रेखा से आए बाहर। गरीब कल्याण को प्राथमिकता देते हुए योजनाओं का किया गया सफल क्रियान्वयन। दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना से हर गांव तक पहुंची बिजली। मोदी सरकार के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना गरीबों के लिए हुई वरदान साबित। योजना के तहत करीब 80 करोड़ लाभार्थियों को 5 किलो मुफ्त खाद्यान्न दिया गया। कोयला क्षेत्र के पीएसयू की बड़ी उपलब्धि। वित्त वर्ष 2023-24 के लक्ष्य को पहले ही किया पार। वार्षिक लक्ष्य का 106.74% हासिल कर वित्त वर्ष 2023-24 के पूंजीगत व्यय लक्ष्य को पीछा छोड़ा। उपलब्धि से भारत की आर्थिक वृद्धि को मिलेगी नई ऊर्जा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में आयोजित एक जनसभा में भाग लिया। यहां उन्होंने किसानों और खासकर गन्ना किसानों के विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि पहले ही सरकारों ने हमेशा अनदेखा किया, जबकि हमारी सरकार ने गन्ना किसानों की फसल का सही समय पर सही मूल्य दिलवाया और आज भी भाजपा सरकार किसानों के चहुमुखी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिले। आज पहले की तुलना में कई गुना बढ़ी हुई एमएसपी दी जा रही है। गन्ना किसानों के लिए भी इस साल लाभकारी मूल्य में 8% की वृद्धि की गई है। अब गन्ने का लाभकारी मूल्य 315 रुपये से बढ़कर 340 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। आजमगढ़ तो गन्ना बेल्ट में गिना जाता है। आप लोगों को याद है ना कि कैसे इसी उत्तर प्रदेश में जो सरकार चलाते थे ना, वो गन्ना किसानों को कैसे तरसाते थे, कैसे रुलाते थे। उनका पैसा ही तरसा तरसा कर दिया जाता था और कभी कभी तो मिलता भी नहीं था। ये भाजपा की सरकार है जिसने गन्ना किसानों का हजारों करोड़ का बकाया खत्म कराया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने आज झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में 3 दिवसीय डेयरी मेला एवं कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मुंडा ने अपने संबोधन में कहा कि डेयरी मेला एक ऐसा मंच है जहां डेयरी विज्ञान की नवीनतम तकनीकों को किसानों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने देश के किसानों और पशुपालकों से दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक तरीके अपनाने की जरूरत पर जोर दिया। मुंडा ने कहा कि कोल्हान की धरती पर ये आयोजन यहां पर कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कृषि के क्षेत्र में आज देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमारा क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है। लेकिन अब हम सब क्षेत्र में कृषि कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मुंडा ने कहा कि मैं उन किसानों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जो देश की अर्थव्यवस्था में बहुत योगदान देते हैं। श्री अर्जुन मुंडा ने कृषक समुदाय से सरकार द्वारा शुरू की गई कई महत्वपूर्ण योजनाओं जैसे पीएम फसल बीमा और पीएम किसान समृद्धि का लाभ उठाने का आग्रह किया।
इस मेले में लगभग 6000 से ज्यादा पशुपालक, किसान, इनपुट डीलर्स, उद्यमी, विद्यार्थी, सरकारी एवं गैर सरकारी विभागों के अधिकारी, कर्मचारी भाग ले रहे हैं, जिसमें देश के विभिन्न अनुसंधान संस्थानों, जिला स्तरीय विभागों, जिला उद्यान विभाग, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विभाग, कृषि विभाग, नाबार्ड बैंक, जिला रेशम पालन विभाग, जिला सिंचाई विभाग, महिला बाल विकास विभाग आदि द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों का हितधारकों हेतु प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें 50 से अधिक कृषि प्रौद्योगिकी, गाय, बकरी एवं अन्य पशुओं की प्रदर्शनी स्टॉल लगाए गए हैं। जनजातीय क्षेत्र में पशुधन एवं कृषि के चहुमुखी विकास हेतु उन्नत नस्ल के पशुओं की सौंदर्य प्रतियोगिता के साथ साथ पशु स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर का आयोजन भी किया गया है। और पिछले 10 वर्षों के दौरान करीब 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। मोदी सरकार के नेतृत्व में गरीब कल्याण से राष्ट्र कल्याण की भावना एक उज्जवल भविष्य और विकसित भारत का निर्माण करती हुई नजर आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 10 वर्षों के दौरान सबसे अधिक काम देश में गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए किया। शुरुआत से मोदी सरकार ने गरीब कल्याण को प्राथमिकता देते हुए योजनाओं का सफल कार्यान्वयन किया। इसी का ही नतीजा है कि एक दशक में करीब 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए। इसके लिए प्रमुख योजनाओं की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना से गरीबों को मिला अपना घर, जिसके तहत गांव और शहरों में गरीबों के लिए 4 करोड़ से अधिक मकान बनाए गए। वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से भी गरीबों को काफी लाभ मिला। स्वास्थ्य लाभ के लिए 30 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए, जिससे गरीब और कमजोर वर्ग को इलाज के जरिए 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के जरिए कम दामों पर मिल रही हैं दवाएं। 2014 में 80 के मुकाबले 2024 में 10,624 जन औषधि केंद्र स्थापित हुए हैं। सरकार का उद्देश्य 25,000 जन औषधि केंद्र की स्थापना करना है। जन औषधि केंद्र से भी जनता को 30,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। इसके साथ ही स्वच्छता को बढ़ावा देते हुए पिछले एक दशक में 11.5 करोड़ शौचालयों का निर्माण हुआ है। इसके साथ ही मोदी सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना गरीबों के लिए वरदान साबित हुई, जिसके तहत करीब 80 करोड़ लाभार्थियों को 5 किलो मुफ्त खाद्यान्न किया गया। गरीबों को अनाज खरीदने की दिक्कत से मुक्ति देते हुए योजना को 2024 से अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। वहीं दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना से हर गाँव तक बिजली पहुँची। योजना के दौरान कुल 18,374 गाँवों का विद्युतीकरण किया गया। सौभाग्य योजना के जरिए 2.86 करोड़ घरों का हुआ विद्युतीकरण। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देते हुए मोदी सरकार ने पीएम जनधन खाते भी खोले। पीएम स्वनिधि के तहत 78 लाख फेरी वालों को ऋण सहायता उपलब्ध कराई गई। पीएम जनमन योजना से कमजोर आदिवासी समूह के विकास पर जोर दिया गया। पीएम विश्वकर्मा से 18 व्यवसायों से जुड़े कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक मदद दी जा रही है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से 10 करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन दिए गए। आज लाभार्थियों को 300 रुपए सब्सिडी पर गैस सिलेंडर मिल रहा है। जल जीवन मिशन से लोगों को स्वच्छ पेयजल सुविधा भी मुहैया कराई गई। हर घर नल से जल योजना के तहत 2023 में हर सेकंड एक नल कनेक्शन दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी तीव्रतम गति से 32.59% से कम होकर 19.28% हो गई है, जिसके फलस्वरूप भारत 2030 की निर्धारित समय सीमा से काफी पहले एसडीजी लक्ष्य 1.2 यानी बहुआयामी गरीबी को कम से कम आधा करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अग्रसर है। इन प्रयासों से सरकार की अटूट प्रतिबद्धता नजर आती है, जिससे सभी के जीवन को बेहतर बनाते हुए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर विकसित भारत बनाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब खादी के बने परिधानों को डीडी न्यूज और डीडी इंडिया के एंकर्स पहनकर भारत की समृद्ध विरासत और आधुनिकता को एक साथ आगे बढ़ाने का काम करेंगे। डीडी न्यूज को खादी से जोड़ने का प्रयास करीब 1 साल पहले जनवरी 2023 में शुरू किया गया था और इस संबंध में एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर सितंबर 2023 में केवीआईसी और प्रसार भारती के मध्य हुआ था।
शनिवार को उस सहमति पत्र के आधार पर खादी इंडिया और डीडी न्यूज के बीच सहयोग का आरंभ हुआ। शनिवार का दिन भारत के लोक प्रसारक प्रसार भारती और खादी इंडिया के लिए बहुत ही खास रहा। नई दिल्ली स्थित प्रसार भारती सचिवालय में खादी फॉर नेशन और खादी फॉर फैशन की भावना को मजबूती प्रदान करते हुए दोनों संस्थान एक साथ आए। दोनों के बीच सहयोग के बाद से अब खादी से बने परिधानों को डीडी न्यूज और डीडी इंडिया के एंकर्स पहनकर भारत की समृद्ध विरासत और आधुनिकता को एक साथ आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कार्यक्रम में तमाम गणमान्य अतिथियों के साथ साथ केवीआईसी के चेयरमैन मनोज कुमार और प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी भी मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केवीआईसी के चेयरमैन मनोज कुमार ने कहा कि दूरदर्शन और खादी इंडिया की इस पहल से उन लोगों को भी संदेश जाएगा जो खादी नहीं पहनना चाहते। दूरदर्शन और खादी इंडिया की ये पहल मुझे लगता है संचार क्रांति में जितने लोग अपने आप को मठाधीश करके बैठे हैं उनको यहाँ से सीखना चाहिए कि हमारी खादी को अगर वास्तव में आगे बढ़ाना है, उसको आगे लेके जाना है, हमारे युवाओं के लिए फैशन स्टेटमेंट बनाना है और ग्रामीण भारत में दूर दराज पे बैठी कोई मेरी माँ, कोई मेरी बहन पूरे परिश्रम के साथ जब इस धागे को बनाती है, इस खादी को बनाती है, तो उसके पसीने की महक, उससे बना हुआ उत्पाद अगर हमारे एंकर यहाँ पहनेंगे तो उसकी गूंज सिर्फ यहाँ नहीं उन तक भी पहुँचेगी जो खादी को अपनाना नहीं चाहते। केवीआईसी के चेयरमैन मनोज कुमार ने डीडी न्यूज की तारीफ की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खादी की यात्रा को और आगे ले जाना है। खादी को अपनाना है, हमें स्वदेशी को अपनाना है, खादी खरीदनी है, खादी पहननी है। मुझे लगता है इस मंत्र को आज दूरदर्शन के माध्यम से जब सब लोगों के बीच में ये विचार जाएगा कि हाँ देखिए दूरदर्शन पे जो एंकर बैठे हैं वो हमारी भव्य और दिव्य खादी को पहन के बैठे हैं, तो ये विचार, क्योंकि दूरदर्शन पे जो भी खबरें होती हैं आप लोग तो जानते हैं ना, और शायद हम सब ने बचपन से देखा है कि वो सच्चाई के साथ होती है। आप लोगों का नया रंग रूप, आपका ये बदलता हुआ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका बदलता हुआ टीवी के ऊपर नया नया रूप, आपके क्रिएटिव, मैं देखता हूँ आप लोगों के पूरा, आपने पूरा तंत्र बिल्कुल बदल के रख दिया है। एक ऐसी टीम जिसके साथ हमारी टीम को भी काम करने का सौभाग्य मिला, मैं आप सब लोगों का आभारी हूँ। हमें माननीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में इस यात्रा को, ये सुखद यात्रा को हमें और आगे तक लेके जाना है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री के विकास और विरासत के विजन को ये पहल और आगे ले जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने विकास भी और विरासत भी दो इस तरीके से प्रस्तुत किया है। कई बार उन्होंने ये बात कही है और आई थिंक आज का जो ये हमारा कार्यक्रम है ये बिल्कुल पूरी तरीके से उस विकास और विरासत को साथ लेकर के चलने वाली एक बात है। तो इस पूरे काम में जो भी हमारे सभी साथी जुड़े रहे हैं, मैं उन सब के लिए भी आभार व्यक्त करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में जो हमारे दर्शक हैं और जो हमारे दीगर मीडिया है, उन लोगों के माध्यम से जो खादी की समृद्ध विरासत है उसके नए नए स्वरूप हम अपने दर्शकों को दिखा सकेंगे। डीडी न्यूज को खादी से जोड़ने का प्रयास करीब एक साल पहले जनवरी 2023 में शुरू किया गया, जब इस संबंध में एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर सितंबर 2023 में केवीआईसी और प्रसार भारती के बीच हुआ। शनिवार को सहमति पत्र के आधार पर खादी इंडिया और डीडी न्यूज के बीच सहयोग का आरंभ हुआ, जिसमें डीडी न्यूज और डीडी इंडिया के एंकर्स खादी परिधानों का प्रयोग करेंगे। खादी में जिस तरह से शिल्प कौशल का प्रयोग करके फैब्रिक को एक आर्ट का मूर्त रूप दिया जाता है, उसी तरह दूरदर्शन एक लोक प्रसारक के रूप में अपने सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स का प्रयोग करके हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत और साझा अनुभवों को एक सूत्र में पिरोने का काम करता है। दिव्येंदु मंडल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पीएम मोदी ने शनिवार को अरुणाचल में सेला टनल राष्ट्र को समर्पित की। ये टनल आर्थिक, सामाजिक और सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पीएम मोदी ने जिस दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना का शिलान्यास किया, वो भी इस इलाके की तस्वीर को बदलने में मददगार साबित होने वाला है। ये रिपोर्ट देखिए।
शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में थे। यहां पीएम मोदी ने विकसित भारत विकसित पूर्वोत्तर कार्यक्रम में भाग लिया। यहां प्रधानमंत्री ने लगभग 10,000 करोड़ रुपए की उन्नति योजना का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में लगभग 55,600 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। पीएम मोदी ने यहां सेला सुरंग को भी राष्ट्र को समर्पित किया। लगभग 825 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सेला सुरंग परियोजना एक इंजीनियरिंग का चमत्कार है। सेला टनल 13,500 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर 2 लेन में बनी दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। यह अरुणाचल प्रदेश में बालीपारा चारीदुआर तवांग रोड पर सेला दर्रे के पार तवांग तक सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इसका निर्माण नई ऑस्ट्रियाई टनलिंग पद्धति का उपयोग करके किया गया है और इसमें उच्चतम मानकों की सुरक्षा विशेषताएं शामिल हैं। ये परियोजना न केवल क्षेत्र में तेज और अधिक कुशल परिवहन मार्ग प्रदान करेगी, बल्कि देश के लिए रणनीतिक महत्व की भी है। प्रधानमंत्री ने सेला सुरंग की आधारशिला फरवरी 2019 में रखी थी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश की निचली दिबांग घाटी जिले में दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना की आधारशिला भी रखी। इस पर 31,875 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी और ये देश का सबसे ऊंचा बांध होगा। ये बिजली पैदा करेगा, बाढ़ नियंत्रण में मदद करेगा और क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित करेगा और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना का उद्देश्य भंडारण पर आधारित एक जल विद्युत परियोजना है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है। इसके बन जाने से असम के कई हिस्सों में बाढ़ को रोकने में मदद मिलेगी। दिबांग बांध स्थल आशुपानी और दिबांग नदियों के संगम से लगभग 1.5 किलोमीटर ऊपर स्थित होगा, जो निचली दिबांग घाटी जिले के जिला मुख्यालय रोइंग से लगभग 43 किलोमीटर दूर है। परियोजना के पूरा होने पर अरुणाचल प्रदेश सरकार को दिबांग जल विद्युत सुविधा से 12% मुफ्त बिजली प्राप्त होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कोयला क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSU सालाना लक्ष्य का 106.74% हासिल कर चालू वित्त वर्ष 2023-24 के पूंजीगत व्यय लक्ष्य को पीछे छोड़ दिया है। कोयला मंत्रालय ने सरकार ई-मार्केट प्लेस जैम के माध्यम से खरीद में चालू वित्त वर्ष के लिए तय लक्ष्य का 415% हासिल करके पहले स्थान पर रहा है। कोयला मंत्रालय ने कहा कि मंत्रालय ने खरीद के मामले में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए तय लक्ष्य का 106.74% हासिल किया है। कोयला क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों ने वित्त वर्ष 2021-22 में अपने लक्ष्य के मुकाबले 104.86% हासिल किया। वित्त वर्ष 2022-23 में भी उनका प्रदर्शन बेहतर रहा, जब कोयला PSU ने तय लक्ष्य का 109.24% हासिल किया। कोयला PSU की पूंजीगत व्यय में पिछले 3 साल के दौरान साल दर साल वृद्धि होती रही है। इसके साथ ही मंत्रालय ने सरकारी ई-मार्केट प्लेस जैम खरीद में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। कोयला मंत्रालय का वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पूंजीगत व्यय लक्ष्य 21,030 करोड़ रुपए है। मंत्रालय के मुताबिक कोयला PSU ने फरवरी 2024 तक ही 22,448.24 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय यानी सालाना लक्ष्य का 106.74% हासिल करके चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लक्ष्य को पहले ही पार कर लिया है। किसी वित्त वर्ष के अंतिम 2 महीने में पूंजीगत व्यय का प्रमुख हिस्सा खर्च होता है, इसलिए ये माना जा रहा है कि CIL और NLCIL चालू वित्त वर्ष के दौरान अपनी उपलब्धि में और वृद्धि करेंगे और भारत की आर्थिक वृद्धि को और गति देंगे। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव के बारे में। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों चने की आवक सामान्य बनी हुई है। शनिवार को चने का कारोबार उतार चढ़ाव के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इसके सौदे स्थिर रहे। एग मार्केट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की प्रयागराज मंडी में चने का कारोबार तेज भाव पर हुआ। यहां 8 मार्च को चने का भाव 6,200 रुपए था। 9 मार्च को इसमें 100 रुपए की बढ़त हुई और भाव 6,300 रुपए हो गया। जबकि उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर मंडी में चने के सौदे सुस्ती के साथ हुए। यहां 8 मार्च को चने का भाव था 6,445 रुपए, जो कि 9 मार्च को 5 रुपए गिरकर 6,450 रुपए क्विंटल रह गया। राजस्थान की जयपुर मंडी की बात करें तो यहां भी चने के सौदों में नरमी देखने को मिली। 8 मार्च को चने का भाव रहा 5,306 रुपए, जो 9 मार्च को 26 रुपए गिरकर 5,280 रुपए क्विंटल रह गया।
वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में चने के कारोबार में स्थिरता देखने को मिली। यहां 8 मार्च को चने का भाव था 6,600 रुपए। 9 मार्च को इसमें कोई बदलाव नहीं आया और भाव 6,600 रुपए क्विंटल पर ही बना रहा। वहीं बात पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर चने की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। साल 2023-24 के दौरान देश में चने की उपज 155 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान चने की उपज 135,89,000 टन रही थी। घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की पैदावार अच्छी होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2023 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 234,42 हजार टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल 260,58,000 थी। शनिवार को ज्यादातर मंडियों में टमाटर के सौदे कमजोरी के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में भाव तेज भी रहे। राजस्थान की जालौर मंडी में 200 रुपए की कमजोरी दर्ज की गई। एग मार्केट के मुताबिक यहां 8 मार्च को टमाटर का भाव 1,200 रुपए था, जो 9 मार्च को 1,000 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की संभल मंडी में भी इस दौरान टमाटर के सौदों में नरमी देखने को मिली। यहां 8 मार्च को टमाटर का भाव 1,650 रुपए था। 9 मार्च को इसके सौदे 150 रुपए गिरकर 1,500 रुपए पर हुए। राजस्थान की जयपुर मंडी में भी गिरावट का सिलसिला जारी रहा। यहां 8 मार्च को टमाटर का भाव 1,450 रुपए था, जो 9 मार्च को 100 रुपए घटकर 1,350 रुपए क्विंटल रह गया। जबकि उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में तेजी के साथ सौदे हुए। यहां 8 मार्च को टमाटर का भाव रहा 1,950 रुपए। 9 मार्च को इसमें 100 रुपए की तेजी आई और भाव 2,050 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचा। बात पैदावार की करें तो इस साल टमाटर की उपज में मामूली कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान कुल टमाटर की पैदावार 20.62 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान टमाटर की पैदावार 20.69 मिलियन टन रही थी। और आइए अब जानते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। गुजरात में गन्ने की खेती के लिए खेत तैयार करें। गन्ने के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। किसान धान के खेत से खरपतवार निकालें। धान में 5 से 7 सेंटीमीटर का जल स्तर बनाए रखें। वहीं अरहर के खेत में सिंचाई करें। गुजरात में चने की तैयार फसलों की कटाई कर लें। साथ ही मूंग की बुआई करने का समय सही है। किसान बीन की तुड़ाई कर सकते हैं। यहीं केले के बागों में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में केले के बागों में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। गुजरात में बाजरे की बुआई कर लें। इसके साथ ही गेहूं की कटाई करें। राजस्थान में जीरे की कटाई कर लें। वहीं चने की कटाई कर सकते हैं। इसके अलावा ज्वार और बाजरे की बुआई करें। यहाँ खीरे की बुआई कर लें। साथ ही प्याज के खेत की देखभाल करते रहें। राजस्थान के किसान तुरई की बुआई करें। यहीं खरबूजा भी बोएं। अभी जौ के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। इसके साथ ही सरसों की कटाई करें। वहीं गेहूं के खेत में सिंचाई कर लें। दूसरी ओर किन्नू के बागों में से खरपतवार निकाल सकते हैं। यदि बात करें गन्ने की, तो गन्ने की बुआई करने का समय उपयुक्त है। राजस्थान में लाल मिर्च की बुआई करते रहें। किसान लौकी की बुआई कर लें। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। मैदानी भागों में गर्मी की फसल की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले खेत से खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें और जमीन को समतल कर लें। बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो, जबकि सामान्य किस्मों के 6 से 8 किलो बीज लें। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और
फूल आने पर 5वें दिन पानी देते रहें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दें। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में तैयार की हैं, जैसे पूसा समृद्ध दिल्ली और एनसीआर के लिए है। 1 हेक्टेयर में 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 हरियाणा और दिल्ली, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का हमला हो सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। छिड़काव मौसम साफ रहने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए, वरना दवा असर नहीं करेगी। जरूरत के हिसाब से दवा की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में भारतीय तटरक्षक आईसीजी और अमेरिकी तटरक्षक यूएससीजी ने संयुक्त पूर्व सी डिफेंडर 2024 का पहला दिन पोर्ट ब्लेयर में पूरा किया। संयुक्त अभ्यास में भारतीय तटरक्षक जहाजों और विमानों ने समुद्र में तेल रिसाव और अन्य पर्यावरणीय खतरों का जवाब देने में अपनी विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की राजदूत रुचिरा कंबोज ने मजबूती से भारत का पक्ष रखा। रुचिरा कंबोज ने कहा कि सुरक्षा परिषद में सुधार जरूरी है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के लिए G4 मॉडल के तहत सदस्य देशों की संख्या बढ़ाने के साथ ही ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व बढ़ाने का आह्वान किया। रुचिरा कंबोज ने वीटो शक्ति पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि सुधार प्रक्रिया में वीटो बाधा नहीं बन सकता। परिषद में जब तक नए स्थायी सदस्यों को जगह नहीं मिल जाती तब तक वीटो का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में एक बस के पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 26 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ये बस आजमगढ़ से लोगों को लेकर दिल्ली के लिए जा रही थी। हादसे में 3 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की भी सूचना है। ईडी ने बिहार में अवैध रेत खनन मामले में लालू यादव के करीबी सुभाष यादव को गिरफ्तार कर लिया है। सुभाष यादव के कर्मचारी और करीबियों से एजेंसी ने 2.15 करोड़ जब्त किए हैं। ईडी ने राजद नेता सुभाष यादव के 8 ठिकानों पर 14 घंटे छापेमारी की थी। एजेंसी को दानापुर स्थित आवास से 2 करोड़ कैश के अलावा अकुत संपत्ति से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं। सुभाष यादव 2019 में आरजेडी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। उनके खिलाफ पटना में रेत के अवैध खनन को लेकर मामले दर्ज हैं और आयकर विभाग भी उनके यहां छापेमारी कर चुका है। 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की विजेता की घोषणा हो चुकी है। मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में प्रतियोगिता का फिनाले हुआ। मिस वर्ल्ड 2024 का ताज चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना प्रिसेचकोवा के सर सज चुका है। उन्होंने भारत में आयोजित मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 71वां संस्करण जीता। प्रतियोगिता के अंत में उन्हें मिस वर्ल्ड 2024 का ताज पहनाया गया। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।